कर्मठ मुख्य कार्यपालन श्री राजेंद्र नजराई एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी जेडीओ, पीसीओ, पीसी, जीआरएस, अन्य सभी मेरे परिवार के सदस्य शामिल हैं, सभी मेरा नमस्कार। और सभी का मैं इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ। आगे मैं कहना चाहता हूँ तो आज इस विदाई समारोह में उपस्थित संख्या को देखकर मुझे भगवत गीता का वो श्लोक याद आ गया कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वो श्लोक आज मन पे ही लागू हो गया कि मैंने जो अभी तक जो कर्म किया था उसका फल मेरे सामने समक्ष में दिखाई दे रहा है। ऐसा विदाई समारोह मुझे कल्पना नहीं की थी कि मेरा ऐसा विदाई समारोह होगा, लेकिन आज मन पे श्लोक पूर्णतः लागू है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस सेवा में रहते हुए मुझे 38 साल 2 महीने 27 दिन हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है जीवन का एक आधा समय तो है ही। अगर 80 साल आदमी की उम्र आंकी जाए तो आधा समय हमने आप सब के बीच में गुजार किया है। गुजार किया नहीं कह सकता मैं, ये 38 साल का योग मेरे लिए स्वर्ण युग की तरह रहा। आगे वाला जैसा होगा वो पूर्णतः बनाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा ही समय गुजरे, लेकिन मेरे लिए मैं दिल से कह रहा हूँ ये जो सर्विस काल का समय है वो मेरे लिए स्वर्ण काल से कम नहीं है। उसमें ऐसी दिनचर्या वाली कि कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज 38 सालों में मुझे एक वो पंचवटी पे भगवान राम ने कहा था कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए मानो कल की बात। तो जब मैं 84 में ज्वाइन करने मुकाबले गया था तो ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो। उसमें मुझे कोई ज़्यादा समय ऐसा नहीं लग रहा, तो बहुत दिन बीत गए हों। और मुकाबले के भी साथ ही जो जाना में रहा वो आज भी अच्छी तरह मुझे याद है और उनके आज तक मेरे पास सपना आते हैं। आगे मैं कहना चाहूँगा आज मैं जब आपके सामने खड़ा हूँ तो उसमें पहले भी कई कहावतें हैं कि किसी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कई हाथ है। नंबर 1 तो मेरे माता पिता, नंबर 2 मेरी पत्नी, नंबर 3 मेरे बच्चे और नंबर 4 इसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक अक्सर लोगों को ब्राह्मणों की आलोचना करके मुझे सुना होगा, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि इसमें योगदान है, मैं बताऊंगा भी। और मेरे माता पिता का योगदान सुन लीजिए। तो माता पिता का योगदान ये है कि 1960 में जब मैं पढ़ने लायक हुआ तो वो मुझे पढ़ाने नहीं बिठाते, भले ही स्कूल था हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी तक, अगर वो पढ़ाने नहीं बिठाते तो आज में नहीं होता, ये पक्का है। क्योंकि हमारे कई साथियों को उनके माता पिता ने पढ़ाया नहीं है, वो आज भी हैं। जो मेरे उम्र के लोग हैं वो अभी हैं। दूसरा मेरी पत्नी का ये योगदान है कि जब मैं 8वीं में था तब से पत्नी सन 76 से मेरे साथ हैं। तो मैं तो मिडिल करके घर बैठ गया था और पिताजी ने भी ये कर दिया था कि नहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया पढ़ने के लिए। वो उन्होंने कहा कि यहाँ हायर सेकेंडरी तक स्कूल है, ये तब कोई पढ़ी लिखी नहीं है, फिर 11वीं तक यहाँ स्कूल है, 11वीं तक तो कम से कम पढ़ो, घर के घर में ही है। तो 11वीं तक पढ़ाई की। तो उसके बाद में मुझे प्रेरणा मिली हमारे एक मामा जी से। मामा जी 11वां करेंगे और माधव कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेके घर से ही वो करते रहे। तो उसी तरीके पर फिर हमने 3 साल अस्तापुर में रहते हुए ग्रेजुएशन किया। तो इस तरह से पढ़ाई आगे बढ़ती रही। और जो मेरे बच्चों का योगदान ये है कि मुझे आज तक मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं और एक बच्चा आज कभी खराब होने से आया नहीं है। तो उन्होंने मुझे कभी टेंशन नहीं दी, क्योंकि बच्चे तो पहले से ही थे, 7 साल के पहले से 2 बच्चे।
तो आज तक कोई टेंशन नहीं थी, उसमें नौकरी करने में कोई दखल नहीं आया। इस तरह से ये तो मेरे परिवार का योगदान था। अब आप ब्राह्मणों का सुन लीजिए। कई लोगों को ये मालूम नहीं हुआ कि उनका गाँव कब बसा हुआ है। ये मुझे मालूम है कि हमारा हस्तिनापुर आज 95 साल पूरे कर रहा है, और जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया था वो आरवली के निवासी थे, स्वर्गीय श्री परशुराम शर्मा, जिन्होंने हस्तिनापुर बताया। उसमें 5 गांव के लोगों को उन्होंने शामिल किया, इसलिए 5 पांडवों की तरह उसका नाम हस्तिनापुर रखा गया। उन्होंने तो खैर कई उपकार किए, जैसे पहले राजनेता भाषण दिया करते थे, किसी गांव को 3 साल से जोड़ दो, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क 1960 में हमको रास्ते में मिले हैं। जब किसी गांव में ऐसा होता नहीं है तीनों सुविधाएं उसको मिली हो। आजकल बिजली, पानी की और सुविधाओं मिल गया है। उन्होंने एक तो ये योगदान लाकर उन्हें गाँव बसाया अलग से, और दूसरा उन्होंने हायर सेकेंडरी तक स्कूल कराया और ग्राम हस्तिनापुर को दिल्ली के मानचित्र तक पहुँचाया। तो वो उपकार केवल मेरे लिए नहीं था, आसपास के जो हस्तिनापुर थाने में 28 गाँव आती हैं, वहाँ के सिसौर वगैरह, ये बेट वगैरह तक के लोग उसमें पढ़ाई करके आगे पहुँचे हैं। दूसरा उपकार उन्होंने ये किया कि 1978 में मैंने एक 12 वहाँ गाई थी 26 जनवरी को, तो उन्होंने मुझे नगद पुरस्कार दिया। और नगद पुरस्कार दिया तो आज उस नगद पुरस्कार का मैं राशि में आकलन करके उसकी पैनी नहीं करना चाहता। तो उसकी आज मेरी नजर में कोई कीमत, इतनी कीमत है कि उसको राशि में आंकना गलत होगा। और हम लोग जैसे सुमावली के रहने वाले थे, तो उन्होंने जो 5 गांव के लोगों को लाए थे, तो आज सुमावली गांव से यहाँ मौजूद सभी स्टाफ मुझे लगता है कि परिचित है। तो आप सुमावली गांव में एक भी कोई कर्मचारी आपके बारे में बता दो जो उस गांव का कोई कर्मचारी आज हम होते सुमावली में, जिनने अलग गाँव में बसाया होता, तो शायद है कि आज हमारा मनरेगा में जॉब कार्ड जरूर होता है। ये बात मैं दूसरा योगदान रहा, दूसरे पंडित जी का योगदान रहा। एक हमारे बैंक में मैनेजर साहब हुआ करते थे सेंट्रल बैंक में, तो वो टारगेट नहीं कर रहे थे IIT की चलती थी उस समय। तो जुलाई 87 में वो PLCC वीडियो में आई हुई थे, तो वहाँ वीडियो साहब उस समय DD चतुर्वेदी हुआ करते थे, जो 6 साल रहे हैं, तो स्वभाव से साहब जैसे ही थे, और साहब लोगों में ज़्यादा अंतर करना शायद नहीं कर सकता, साहब जैसे ही थे। मैं वीडियो साहब के वहाँ बैठा हुआ था मीटिंग में, सबसे आगे वाली सीट है। तो उन्होंने वीडियो साहब से मेरे सामने शिकायत की थी कि साहब आप मेरा ADO हटा दीजिए, तो आप जितना टारगेट चाहते हो उतना मैं टारगेट कर दूंगा। तो वीडियो साहब ने कहा वो तो अच्छा ADO है, काम करता है, तो उसको क्यों हटाना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया साहब इन शब्दों में, उस समय मेरी उम्र 27 साल नहीं होगी, और वो साहब को बिल्कुल नजदीक बैठा था, तो वो समझ नहीं पाए कौन क्या है। तो उन्होंने एक तो उनका जाति सूचक शब्दों में कहा कि साहब ये तो फला जात का है वो एक आप उसका गलत देख ही रहे हैं, तो उसको हटा दीजिए। तो साहब उस बात से सहमत हो गई, तो आप चुन लो इनमें से। उस समय 10 के अगर हम 13 पोस्टेड थे, तो मैंने मुझे ही बोली रखी तो मैं साहब नजदीक बैठा था। तो मैंने स्पष्ट उनसे कहा कि साहब जिस वजह से आप उसको हटाना चाहते हैं वो वजह तो मेरे में भी है। तो ये मेरी बात उनको इतनी अखर गई या उनको गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने साहब से निवेदन किया कि साहब ने कहा याद बताइए बैठक के लिए बोलेगा। उनके सर शासी में आया था, तो बैठक का सर्किल में लेना नहीं चाहता था, तो मेरा काम मसला बस उसके बाद में उनका पीठ पाछ आए, वो मुझे ले गए साथ में, और जब तक वो 90 तक 87 से 90 तक रहे मेरे साथ में, तो कभी भी उन्हें दूसरी प्लेट नहीं लगने दी नाश्ते की। तो पता नहीं क्या हुआ उनको, जब मेरी स्वस्थ बात था उनको फिर उन्हें मेरा IIT का टारगेट
लक्ष्य से दोगुना चौड़ा शुरू कर दिया। तो उसकी समीक्षा 1990 में जिला स्तर पर हुई, उसमें मेरा पहला नंबर आ गया। तो मुझे 26 जनवरी 90 को इस समय तत्कालीन कलेक्टर श्री प्रशांत मेहता जी के द्वारा मुझे एक ब्रीफ किए तो प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तब से मेरी लाइन सेवा के प्रति ऐसी बनी कि वो आज तक उतरी नहीं है। और रिटायरमेंट की बात बुद्ध राव मेरे साहब का और उतना ही सेवका को पीयू साहब चंद्रवीरी साहब नहीं करते थे। अब आ जाते हैं अपने चौथे साहब जो कि सौभाग्य से जो शर्माई है। तो चौथे साहब का तो मैं एक ही बात बताऊंगा, हालांकि मैं 4 बार उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। तो मैंने अपने जीवन में प्रत्येक मेहनती कर्मठ अधिकारी आज तक नहीं देखे, या तो मैं का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। जब 2017 में PMVY आया था तो उसकी बात क्या बातें सूची SDM साहब MP साहब को मंगाई थी। तो उन्होंने लेके गया साउथ दिल्ली की मीटिंग में, तो उनके पास लेके गया। तो उन्होंने छुट्टी ही उनसे कहा कि आप इस राशि के राइट हैंड हो क्या? तो मैंने साहब राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड तो नहीं कह सकता, लेकिन हैंड जरूर हो। मैंने हमारे ADO PCO और सब इंजीनियर और सचिव DRS और ऑफिसर स्टाफ BC मेरी ऐसे हमारे साथ में 150 हैंड है, उसमें से एक हैंड में भी। तो मुझे मेरी बात थोड़ा भाग गई और उन्होंने बैठने का इशारा किया और कॉपी का आदेश दिया शर्मा जी ने, ग्वालियर में ADM है ग्वालियर में। तो ये यहाँ की बात करें। अब एक पॉइंट और आगे है, वो है अगर बैठक मुख्यालय मुझे नहीं मिलता तो मुझे इतनी पहचान नहीं मिलती, क्योंकि वो वहाँ तानसेन जन्मस्थली होने से मतलब दिल्ली बॉम्बे और पता नहीं कहाँ से अधिकारी आए योजनाओं को चेक करने, वो मात्र तानसेन जन्मस्थली देखने के लिए। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी आएंगे तो काम तो आपका अपडेट रखना ही पड़ेगा। तो उसमें ये मुझे नहीं लगता कि किसी ADO के पास में कोई रिजर्व बैंक से कोई प्रतिनिधि आया हो, उस समय IRD भी चलती थी। लेकिन मेरे यहाँ एक डेटाबेस कोई जोशी साहब थे, वो IRD भी चेक करने के लिए आए थे। और जब अपने यहाँ EVM आई तो लखनऊ की कमिश्नर मैडम रंजना साहब वो डेटाबेस EVM देखने आई कि EVM का प्रेसिडेंट कैसा चल रहा है। ये तीसरे अपने गरीब बुजुर्गों के अवश्य जो सरकार वो IEY देखने आए। इस तरह से गेट सर्किल से काफ़ी कुछ फायदा हुआ। ये बात सही है कि मेहनत ज़्यादा पड़ी। अब मेरा सेवा के प्रति ऐसा लगाव रहा शुरू से ही कि हमारी पत्नी जी यहाँ मौजूद है, इनकी तबीयत तो खराब बच्चे ने बताई दिया है और मैं भी बताना चाहता था। तो 88 से 5 तक चल रही है बराबर। मुझे आप सभी का आशीर्वाद है कि मेरे साथ हैं और आशीर्वाद ऐसा रहेगा कि हमारा साथ बना रहेगा। तो सर्विस बीमार होने पे और काफ़ी घरेलू काम होने के बाद भी मैंने सर्विस में कभी जब मैं वो ट्रांसफर हो गया था साल को मैंने बता दिया कि सब विशेष की तबीयत खराब होना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो बाकी तो मैं काम करूँगा ही। तो दूसरा एक और हुआ, जैसे अभी संडे को वो अपना सरपंच का चुनाव था ना, तो ऐसे संडे को कोई उस समय जब अस्नापुर में ही रहते थे हम, तो कोई ड्यूटी लगी हुई थी। अब ये मानने को तैयार नहीं कि जो ड्यूटी आज संडे को खाएगी ड्यूटी। जबकि वहाँ गाँव में टीचर्स ज़्यादा हुआ करते थे, टीचर लोग तो वो तो घर पे ही रहते ज़्यादातर, 2 घंटे में आया या वो घर पे आ गए। हालांकि हमारे सारे सब टीचर हैं वो पुराना मान जाते हैं। तो जिसने वो माना नहीं, जिसने सोचा वो समय फिल्म देख लिया करता था, फिल्म देखने जा रहे होंगे।
देखने को जैसे शराबबाजी, जुआबाजी, फिर बाजी जोड़ती कर दिया उसको। फिर मैं नहीं माना इनकी बात, मेरी कि चुनाव जैसी छुट्टी में जाना ही है, तो इन्होंने स्कूटर की चाबी छुपा दी। चाबी छुपा दी तो फिर मैं ट्रैक्टर से निकल पड़ा, नहीं किसी से तो जाना ही है। हमारे गाँव का एक चल वो अच्छी आ रही है वैसे। हेलो, बोलो वैसे बोलो। हेलो, हाँ तो इन्होंने वो स्कूटर की चाबी छुपा दी। इन्होंने सोचा कि सीधे ही फिल्म देखने जा रहे हैं और ये कोई टूटी नहीं है। तो फिर मैं निकल पड़ा कि चुनाव जैसा काम था तो जाना ही था। तो हमारे गांव का एक लारिया सरपंच थे, उस समय सरपंच नहीं थी, हालांकि उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीदा था तो वो पहली सर्विस कराने ट्रैक्टर में कोई खराबी नहीं है। साथ में ये नहीं कहा कि जिस साधन से जाए वो साला खराब ही हो जाएगा। तो जैसे ही हम ट्रैक्टर से टॉली तक आए, उसका नया ट्रैक्टर खराब हो गया। वो राकेश नारिया है, आज मेरा पता नहीं भगवान ट्रैक्टर क्यों खराब हुआ है। मैं बोला मुझे तो मालूम है फिर मेरे लिए तो बस आ गई, तो मैंने अपना काम किया। तो इन दोनों बातों की मैंने गृह मंत्रालय से नोटिस की पहली सेंक्शन ली थी, तब यहाँ बोल पा रहा हूँ ये दोनों बातें। दोनों बातें बोल पाएगा तो कोई घर ही रहने हैं, आप ऑफिस नहीं है। अब घर ही रहने हैं, आप ऑफिस नहीं है, जाने मत। अभी तो मैंने परमिशन ली है। अब तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ शर्मा जी और यादव साहब को छोड़ दिया जाए। मैं उम्र में सबसे अधिक हूँ, इसलिए मैं अंतर सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत बहुत तरक्की करें, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, जो पहले किसी ने कहा है, वो बात मैं उन शब्दों में तो नहीं दोहराऊंगा। एक अवसर मुझे अभी प्राप्त हो रहा था, लेकिन कुछ अड़ंगे होने से मैंने वो अवसर नहीं ग्रहण किया। आने वाले समय में आप सबके बिना अगर वो अवसर मिलता है, आप सभी के बिना वो संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा आपका आशीर्वाद चाहिए तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको पुनः आशीर्वाद देता हूँ तो भगवान आपका उज्जवल भविष्य की कामना हो, सभी दिनों दिन तरक्की करें। और हमारे साथ के बारे में और आशीर्वाद देना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी DCP और ज्वाइंट कमिश्नर बने। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।